इस पाठ में लेखक राहुल सांकृत्य ने तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। 1929 और 1930 में जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हमें कहीं भी आने जाने की अनुमति नहीं थी और तिब्बत जाने के लिए लेखक को भी अनुमति नहीं मिली, तो लेखक ने भिखारी का वेश धारण किया। तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था, नेपाल से और भारत से। फरी कलीरपोड़ का रास्ता जो कि बंद था। हमारे देश की वस्तुएं भी उसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी, फरी कलीरपोड़ के रास्ते से, जो कि बंद थी। वह पूरे रास्ते में पुराने किले थे जहाँ चीनी फौजें डेरे डाले हुए थी। वहाँ रूढ़िवादिता का कोई नामो निशान नहीं था। वहाँ की औरतें पर्दा नहीं करती थी। वहाँ जाति पाति धर्म छुआछूत नहीं है और सबसे अच्छी बात है कि वहाँ के लोग बहुत मददगार होते हैं, चाहे वे अपने जानने वाले हों या अनजान, वे सभी की सहायता करते हैं। तिब्बत का विशेष पेय पदार्थ चाय है, जिसे आप जैसे चाहें वैसे बनवा सकते हैं। लेखक राहुल की भेंट मंगोल की एक भिक्षु सुमति से होती है, जिन्हें वहाँ के रास्तों का बहुत ही अच्छी समझ है, क्योंकि वह पहले यहाँ आ चुके हैं। वे एक भिखारी के वेश में थे, फिर भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छी और सुरक्षित जगह मिल गई थी। परंतु जब वो 5 वर्ष के बाद एक समय यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से आए, तब किसी ने उन्हें रहने के लिए जगह तक नहीं दी। लेखक बताते हैं कि अगले दिन उन्हें और सुमति जी को तिब्बत की एक सबसे अधिक ऊंचाई वाली जगह, जिसका नाम था थोरला, को पार करना था, जो कि अत्यधिक ऊंचाई के साथ साथ अत्यधिक जोखिम भरा भी था, जिसकी कुल ऊंचाई 16,000 से 17,000 फीट थी, जिसके कारण दूर दूर तक कोई गांव नहीं था। इसी बात का फायदा उठाकर खतरनाक डाकू यहाँ आराम से आवास कर सकते थे। लोगों से छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी की वजह से यहाँ अक्सर आने जाने वाले यात्रियों की मौके पर लूटपाट करके उनके खून कर दिए जाते थे, क्योंकि डाकू यहाँ भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी। लेकिन ऊंचाइयों का डर बना रहता था। दूसरे दिन वे पहाड़ की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ने के लिए अपने घोड़ों पर सवार होते हैं और एक जगह पर चाय पीते हैं। फिर दोपहर तक 17,000 फीट ऊंचे डांडे पर पहुंच जाते हैं। उन्हें दक्षिण पूरब की ओर बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे और उत्तर की ओर पहाड़ों पर कुछ बर्फ दिखी। सबसे ऊंची जगह पर पहाड़ों के ढेर रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजा डांडे के देवता का स्थान और जानवर के सींग दिखे। उतरते वक्त लेखक राहुल का घोड़ा धीरे धीरे चलने की वजह से पीछे रह गया था। जैसे ही वे आगे बढ़े तो आगे 2 रास्ते फूट रहे थे। जिस रास्ते को लेखक ने चुना उस पर काफ़ी दूर चलने पर पता चला कि वो रास्ता गलत है, इसलिए लेखक को वापस हटना पड़ा और तब सही रास्ते पर चलने लगे, जिसके कारण उन्हें गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वह सुमति गुस्से से लाल थे और लेखक राहुल की बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर लेखक कहते हैं कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, परंतु सुमति बहुत जल्द ही शांत हो गए। लड़कोर में वह सही स्थान पर रुके थे। वहाँ उन्हें चाय, सत्तू और आदि पदार्थ खाने को मिला।
लेखक राहुल के अनुसार अब वे एक ऐसे दुर्गम स्थान पर थे। दुर्गम मतलब मुश्किल, कठिन स्थान पे थे, जो पहाड़ों से घिरे टापू की तरह लग रहा था। सामने एक छोटी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसे टिहरी समाधि गिरी के नाम से जाना जाता था। आसपास के गांव में सुमति के बहुत से जान पहचान के रहने वाले थे। वे उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लहासा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। अगली सुबह उन्हें कोई भी सामान ढोने वाला नहीं मिला। आग बरसाती धूप में उन्हें चलना पड़ रहा था। उस जगह की धूप बहुत कठोर थी। उनका सिर धूप से तिलमिला रहा था और पीछे कंधा ठंड पड़ रहा था। उन्होंने पीठ पर अपना सामान लादा और सुमति के साथ शेखर विहार की ओर चल दिए। तिब्बत की जमीनें कई छोटे बड़े जागीरों के हाथों में बटी हुई थी। इनका अधिकांश हिस्सा मठों में मिला हुआ है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती स्वयं करते थे, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेकार में मिल ही जाते थे। उनके सारे रख रखाव का एक बिच्छू दिखता था और वो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता था। लेखक शेखर की खेती के मुखिया बिच्छू नम से बहुत प्यार से मिले। वहाँ वे एक मंदिर में गए, जहाँ बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। वही लेखक का आसन भी लगा हुआ था। फिर लेखक उसे पढ़ने में लग गए। इसी बात का मौका देखकर सुमति ने अपने यजमान जान पहचान के लोग से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा, जिसके लिए लेखक मान भी गए थे। दूसरे दिन सुमति अपने यजमानों से मिलने निकल गए और फिर उसी दिन दोपहर तक लौट आए। और फिर उन्होंने अपना अपना सामान अपने पीठ पर लादा और बेचनम से विदाई लेकर चल पड़े।